Hello everyone, welcome to my channel. I am Dr. Abhinav Pamar, MBBS from AIIMS New Delhi, गोल्ड मेडलिस्ट इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2015। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक की बात करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है येट उतना ही मुश्किल है समझना। मैं बात कर रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की। सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, उसमें एक सब टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। काफी ज्यादा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, पर एक बार आपको समझ में आ गया, जो कि आई एम श्योर आज की वीडियो के बाद आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए मसल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत। तो इनिशियली तो काफी कुछ दिया होगा कि मसल है, उसके बाद मसल बंडल है जिसको मसल फेसिकल भी बोलते हैं, फिर मसल फाइबर या मसल सेल है, फिर मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल में सार्कोमियर है, एंड सार्कोमियर में थिक एंड थिन फिलामेंट है। तो अगर हम थिक एंड थिन फिलामेंट की बात करें, थिन फिलामेंट जो होता है, अगर मैं दिखाऊं आपको डायग्राम, थिन फिलामेंट कैसे बनता है। थिन फिलामेंट में दो फिलामेंट होते हैं एफेक्टिन के, फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन एंड देन एक प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन, जिसके तीन कंपोनेंट होते हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। ये जो फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, इसके ऊपर एक्टिन के ऊपर एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट या फिर मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये एक साइट है जिसके ऊपर आके मायोसिन, जो कि थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट का पार्ट है, मायोसिन आके उसके ऊपर बाइंड करता है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। लेकिन रेस्ट की स्टेट पे जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उस टाइम पे जो ये एक्टिव साइट है, इसको ढक के रखते हैं दो प्रोटीन। कौन कौन? एक तो ट्रोपोमायोसिन और एक ट्रोपोनिन का आई वाला पार्ट। आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिशन। तो नाम में ही है, ये इनहिबिट कर रहा है एक्टिव साइट को, इनहिबिट कर रहा है बाइंडिंग को। ट्रोपोनिन के दूसरे कंपोनेंट्स हैं ट्रोपोनिन टी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रोपोमायोसिन। सो ट्रोपोनिन का वो कंपोनेंट जो उसको ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करा है, दैट इज ट्रोपोनिन टी। एंड थर्ड इज ट्रोपोनिन सी, सी स्टैंड्स फॉर कैल्शियम। सो ट्रोपोनिन का वो कंपोनेंट जो कैल्शियम आयन से बाइंड करता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोनिन सी। अगर हम थिक फिलामेंट की बात करें, थिक फिलामेंट बनता है एक प्रोटीन, जिसको बोलते हैं मायोसिन। मायोसिन इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, पॉलीमर है जिसका मोनोमर है मीरोमायोसिन। एंड मीरोमायोसिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, उसकी एक टेल है जिसको हम लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं, एंड एक उसकी क्रॉस आर्म है जिसके अंदर हेड और शॉर्ट आर्म होती है। इस हेड के ऊपर दो साइट्स हैं, डायग्राम में ध्यान से देखो, हेड के ऊपर आपको दो साइट्स मिलेंगी। एक साइट है जिसको हम बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये वही साइट है जो जाके एक्टिव साइट ऑन एक्टिन पे बाइंड करेगी। दूसरी है एटीपी बाइंडिंग साइट। तो यहां पे एटीपी आता है, ये उस एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एक बेसिक जो आपको पता होना चाहिए था एक्टिन और मायोसिन के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। उससे पहले मायोसिन के हेड के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो एनसीईआरटी में ऑल्दो नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए। मायोसिन का हेड जो होता है, ये एक्चुअली दो पोजीशन में होता है। एक इसकी पोजीशन होती है रिलैक्स्ड, एक इसकी पोजीशन होती है नोक्ड। तो अगर हम मायोसिन के हेड की बात करें, नॉर्मली अगर ये ऐसे रिलैक्स स्टेट में है, ये क्या करता है, इसके ऊपर आके एटीपी बाइंड होगा। एटीपी बाइंड होने से एनर्जी निकलेगी, एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा। एटीपी बाइंडिंग साइट जो एक एंजाइम है, एटीपीएज एंजाइम है, वो उसको कन्वर्ट कर देगा एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी से अगर ये मायोसिन का हेड है रिलैक्स स्टेट में, ये ऐसे नॉक हो जाता है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके ये इस पोजीशन में फिक्स हो जाता है। इसको बोलते हैं नॉक्ड पोजीशन। गन देखी होगी आपने, गन के पीछे जो पार्ट होता है ना, जो बुलेट पे हिट करता है, इमेजिन करो ट्रिगर कोई बंदा दबाया जा रहा है और वो पार्ट पीछे हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, और अपनी मैक्सिमम एनर्जी वाली पोजीशन पे आके रुक गया है। अब इसको क्या चाहिए, इसको हल्का सा स्टिमुलस चाहिए, हल्का सा ट्रिगर चाहिए, ये एकदम से आगे जाएगा और बुलेट को हिट करेगा और गन फायर कर देगी। तो सिमिलरली मायोसिन का हेड उस गन के इस पोजीशन, इस पार्ट की तरह है, रिलैक्स स्टेट में ऐसा है, और जब ये एनर्जी यूज करके ट्रिगर्ड पोजीशन में आ गया है, अब ये इसी पोजीशन में फिट रहेगा। ये बात जाननी बहुत जरूरी थी, क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, अब जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलेगा, इसको स्टिमुलस मिलेगा, और जब ये एक्टिन के ऊपर जाके बाइंड करेगा, एक्टिन के ऊपर जाके इसने बाइंड किया, इसके बाइंड होते ही इसका स्टिमुलस है कि इसको आगे पुश कर देगा। दोबारा सुनो, मायोसिन हेड रिलैक्स था, एटीपी की एनर्जी यूज करके नॉक्ड पोजीशन में गया,
अब जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, एक्टिन की जो एक्टिव साइट है जिसको ढका हुआ है रेस्ट पे, किसने? ट्रोपोमायोसिन ने और ट्रोपोनिन आई ने वो हट जाएगी, मायोसिन का हेड जाके उसमें बाइंड करेगा और ये बाइंड होना इसके लिए स्टिमुलस है, गोली चलेगी, ये एकदम से आगे जाएगा और एक्टिन मूव करेगा। तो दोबारा से इसको, ये मैंने आपको नटशेल में सारा मसल कंट्रैक्शन समझा दिया है, अब इसको हम दोबारा से बहुत एक्सट्रीम में अच्छे से पढ़ते हैं। तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन है वो सिग्नल देगा न्यूरॉन को मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और वो न्यूरॉन जो सीएनएस को मसल से कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जाके एक्शन पोटेंशियल लेके आएगा कहां तक? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक, जिसको मोटर एंडोप्लेटी बोलते हैं। वहां पे एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट चल रहा है सारा, पढ़ा होगा आपने, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स, वही सब चल रहा है। एसिटाइलकोलिन के बाइंड होने से मसल की जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड कर जाएगा थ्रू आउट द मसल फाइबर। एक्शन पोटेंशियल जो आपका क्या कहते हैं, स्प्रेड होते ही मसल के अंदर कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएगा। कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भर के होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल, उसके अंदर कैल्शियम भर भर के होता है। जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज कर देता है। अब ये कैल्शियम क्या करेगा? याद करो, ट्रोपोनिन का एक कंपोनेंट था ट्रोपोनिन सी, जिसके ऊपर जाके कैल्शियम बाइंड करेगा, और इस ट्रोपोनिन सी के ऊपर कैल्शियम बाइंड होते ही इसकी शेप कुछ इस तरीके से चेंज होती है, ये ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोमायोसिन को मूव कर देता है। तो इमेजिन करो, ये एक्टिन है, थिन फिलामेंट है, ये साइट है जहां पे आके मायोसिन को बाइंड होना है। अब क्या होगा, रेस्टिंग साइट पे ढकी हुई है, किसने ढका हुआ? ट्रोपोमायोसिन ने और टीपीआई ने। जैसे ही टीपीसी आके यहां बाइंड हुआ, इसके बाइंड होते, कैल्शियम के बाइंड होते ही ये इस तरीके से हट जाएगा, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन आई हट जाएंगे। क्या हुआ? एक्टिव साइट एक्सपोज हो गई है, एक्टिव साइट एक्सपोज्ड है, और इसके एक्सपोज्ड होते ही कौन वेट में बैठा था इसके बाइंड होने के? मायोसिन का हेड। अब फटाफट से मायोसिन का हेड बाइंड होगा और इसके बाइंड होते ही ये इसको आगे की तरफ एकदम से धकेल देगा, एकदम से स्लाइड करा देगा। तो इमेजिन करो, ये एक्टिन है, ये मायोसिन का हेड है, बाइंड हुआ, बाइंड होते इसने एक्टिन को इस तरफ खींच दिया। अब क्या होगा, इस प्रोसेस में जो एडीपी लगा हुआ था, याद है एटीपी जब हाइड्रोलाइज हुआ था, एडीपी लगा हुआ था और एनर्जी रिलीज हुई थी, वो एडीपी इस प्रोसेस में रिलीज हो जाता है। एडीपी के निकलते ही ये डिसोसिएट हो गया, हेड हट गया। अब क्या होगा, अब एक नया एटीपी आएगा, वो हाइड्रोलाइज होगा, एटीपी की हाइड्रोलिसिस से एडीपी बनेगा, फॉस्फेट बनेगा, एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी यूज करके ये मायोसिन दोबारा से नॉक्ड पोजीशन में आ जाएगा, और अभी तक कैल्शियम टीपीसी पे लगा हुआ है, तो अभी भी अगली एक्टिव साइट एक्सपोज्ड है, अब ये अगली से बाइंड हो जाएगा, इसको और आगे पुश कर देगा, और ये साइकिल चलती रहेगी कब तक? जब तक साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन है। ये था मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन इन नटशेल। आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना है। एटीपी यूज कहां पे हो रहा है? एटीपी यूज हो रहा है मायोसिन के हेड को पीछे ले जाने के लिए। कहने का मतलब, मायोसिन का हेड जब डिसोसिएट होके पीछे जा रहा है, इस टाइम पे एटीपी हाइड्रोलाइज हो रहा है, इस टाइम पे एटीपी की एनर्जी रिलीज हो रही है। कहने का मतलब, ये बाइंडिंग और पुश करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटीपी नहीं चाहिए। किसके लिए एटीपी चाहिए? इसको डिसोसिएट करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, और इसको दोबारा से पीछे ले जाने के लिए एटीपी चाहिए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बाइंडिंग के लिए और आगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, पुश करने के लिए एटीपी नहीं चाहिए, तभी डेथ के बाद एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं राइगर मोर्टिस। क्या होता है ये राइगर मोर्टिस? मतलब डेथ के जस्ट बाद, थोड़े टाइम बाद, कुछ आवर्स के बाद बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है, सारे के सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों? एटीपी खत्म हो गया, एटीपी खत्म हुआ पड़ा है, लेकिन मायोसिन तो नॉक पोजीशन में था, वो कॉन्ट्रैक्ट करके आगे ही रखेगा, मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा। अब एटीपी तो है नहीं, इसको डिसोसिएट करने वाला कोई नहीं है, तो बॉडी परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। वो दोबारा रिलैक्स कब करेगी? जब मसल ही टूट जाएंगे, जब बैक्टीरियल एक्शन की वजह से मसल्स खराब हो गए हैं, गल गए हैं, टूट गए हैं, तब जाके वो टूटे अलग होगा, नहीं तो पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, जिसको हम बोलते हैं राइगर मोर्टिस। अब आपने एक चीज क्या ध्यान रखनी है इसमें, कि कौन कौन सी
चीज अपना साइज कम कर रही है और किसने अपना साइज मेंटेन किया हुआ है। तो अगर हम डायग्राम की बात करें, डायग्राम में आपने देखा होगा हमने स्केलेटल मसल को डिवाइड किया हुआ कुछ जोन्स में। सबसे पहले हमने डिवाइड किया उसको ए बैंड में। ए बैंड क्या होता है? ए बैंड होता है वो वाला पोर्शन जिसमें मायोसिन की एक लेंथ है, मतलब मायोसिन की एक लेंथ के इक्विवेलेंट है ए बैंड। उसके अंदर दोनों प्रोटीन होते हैं, थिक फिलामेंट भी है, मायोसिन भी है, थिन फिलामेंट भी है, एक्टिन भी है। ए बैंड का वो पोर्शन जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, उसको हम बोलते हैं एच जोन। दूसरा बैंड कौन सा है? आई बैंड। आई बैंड वो वाला पोर्शन है जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है। तो अब क्या हो रहा है, अब इस डायग्राम को अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, इस डायग्राम में आपको दिखेगा कि कोई चीज है जो ऐसे 90 डिग्रीज पे परपेंडिकुलर एंगल पे ऊपर निकली हुई है, दिख रही है ना? ये क्या है? ये मायोसिन का हेड है जो नॉक्ड पोजीशन में है। अब क्या होगा, जैसे इसको स्टिमुलस मिलेगा ये सारे यहां पे बाइंड कर जाएंगे, ये सारे यहां पे बाइंड कर जाएंगे, और ये इसको इधर वाले इधर पुश करेंगे, इधर वाले इधर पुश करेंगे, तो ये भी आगे आ जाएगा, ये भी आगे आ जाएगा। अगले डायग्राम में आपको वही दिख रहा है, देखो ये यहां तक था, ये यहां तक था, ये थोड़ा आगे आ गया है, ये भी थोड़ा आगे आ गया है। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, अभी भी जो आपका कैल्शियम है साइटोप्लाज्म में है, अभी भी एक्टिव साइट एक्सपोज्ड है। अब क्या होगा, अब ये यहां से हटके दोबारा नोक होंगे, दोबारा नोक होके अगली एक्टिव साइट पे फिर से बाइंड होंगे, और ये आगे इसको और पुश करेंगे, इसको इधर से और पुश करेंगे, ये और पास पास आ जाएंगे। देखो अगले में यही हो रहा है, ये यहां तक था, ये आगे चला गया। सिमिलरली ये यहां तक था, ये और आगे चला गया। समझ रहे हो, मसल और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इमेजिन करो ना, अगर मैं इस मसल की बात करूं, ये मेरे फिंगर का मसल है, इसको अगर मैं यहां से कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, ये फिंगर आगे मुड़ती है। अगर मैं मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये इतनी उठ रही है, इतनी उठ रही है, या इतनी उठ रही है, डिपेंड करता है मसल कितना छोटा हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत एक ग्रेड है, छोटा छोटा छोटा। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होती है जब आपका जो आपका एच जोन है पूरा पूरा ही खत्म हो गया है। तो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो यहां से, कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे किसका साइज एक्चुअली कम होता है, किसका साइज रिटेन रहता है। तो अगर हम बात करें आई बैंड की, देखो आई बैंड पहले इतना था, फिर इतना सा रह गया, अल्टीमेटली आई बैंड बचा ही नहीं। तो आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट होता है? यस होता है। बात करते हैं एच जोन की, पहले इतना था, फिर इतना सा रह गया, फिर बचा ही नहीं। तो क्या एच जोन कॉन्ट्रैक्ट होता है? यस होता है, एच जोन शॉर्टन होता है। थर्ड बात करते हैं हम सार्कोमियर की। सार्कोमियर इज डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, पहले इतना था, फिर इतना रह गया, अब और कम हो गया। क्या सार्कोमियर छोटा होता है? यस होता है। साइज रिटेन कौन करता है? ए बैंड करता है। देखो पहले भी ए बैंड इतना था, अब भी ए बैंड इतना है, और फाइनली भी ए बैंड इतना ही है। ए बैंड अपना साइज रिटेन करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन कमेंट में आंसर करना सब लोग। माय क्वेश्चन इज, विच ऑफ द प्रोटीन्स शॉर्टन इन लेंथ? एक्टिन, मायोसिन, बोथ, नन। क्वेश्चन दोबारा सुनो, प्रोटीन कौन सा छोटा होता है लेंथ में? एक्टिन, मायोसिन, बोथ या नन? अगर वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी तो आप इसका आंसर कर पाओगे। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। आज आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है सो फील फ्री डाउट पूछने के लिए कमेंट सेक्शन में। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जितने लोग आप ज्यादा सब्सक्राइब करोगे यार, उतनी ही ये ज्यादा वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू ऑल द